हेलो बच्चों, बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन में मैं आपकी शिक्षिका श्रीमती शीला रानी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 7वीं हिंदी नई विषय वस्तु लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। प्रकरण 8 चित्र बोलते हैं। मैं आपकी शिक्षिका मित्र श्रीमती शीला रानी पांडे आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखते हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी बाल भारती पुस्तक प्रकरण 8 सुनो, पढ़ो और गाओ। प्रकरण है चित्र बोलते हैं। इस कविता को हम मिलकर समझते हैं। चित्र बोलते हैं। कवि श्री किरण मिश्र, अयोध्यावासी। आपका जन्म 5 जुलाई 1953 को हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं चुंबक है आदमी, चंद्र बिंब, मंजीरा, पंछी भयभीत है। श्री किरण मिश्र जी नवगीतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस कविता में कवि ने तुलिका की ताकत एवं चित्रों के महत्व को दर्शाया है। आओ बैठो, यहाँ मन खोलते हैं। जो मैं नहीं कहता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कहता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं। रंग लगी तुलिकाएं कैनवास रंगती हैं। ऐसा लगता है कोई नया सृजन करती हैं। सप्तरंगी जीवन के दृश्य खोजते हैं। जो मैं नहीं कहता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें। चित्र मेरे आंखों तक नहीं सीमित हैं। अंतर मन से देखो, हम उनमें जीवित हैं। बस आप तक पहुंचने की राहें ढूंढते हैं। जो मैं नहीं कहता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं। चित्रों की भाषा जिन्हें आदत, वो जानते हैं चित्रों की ताकत इबादत। रचती वही तुलिका जो मन में सोचते हैं। जो मैं नहीं कहता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं। चित्रों के रंग जीवन में रंगों को भरते हैं। चिंतन के सपनों को साकार करते हैं। बनता वही चित्र जो भीतर से देखते हैं। जो मैं नहीं कहता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं। आओ बैठो, यहाँ मन खोलते हैं। जो मैं नहीं कहता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं। जो मैं नहीं कहता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं। रंग लगी तुलिकाएं कैनवास रंगती हैं। ऐसा लगता है कोई नया सृजन करती हैं। सप्तरंगी जीवन के दृश्य खोजते हैं। जो मैं नहीं कहता
वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं। चित्र मेरी आँखों तक नहीं सीमित है, अंतर मन से देखो हम उनमें जीवित हैं। बस आप तक पहुँचने की राहें ढूंढते हैं। जो मैं नहीं कहता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं। चित्रों की भाषा जिन्हें आदत वो जानते हैं। चित्रों की ताकत इबादत रचती वही तुलिका जो मन में सोचते हैं। जो मैं नहीं कहता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं। चित्रों के रंग जीवन में रंगों को भरते हैं। चिंतन के सपनों को साकार करते हैं। बनता वही चित्र जो भीतर से देखते हैं। जो मैं नहीं कहता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक चित्रकार कैनवस पे कुची की सहायता से रंगों की ट्रे लिया हुआ है और कुछ चित्र उकेर रहा है। कवि कहता है, आओ बैठो यहाँ मन खोलते हैं। ये वो स्थान है जहाँ तुम बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के अपने मन खोल दो। क्योंकि जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। जहाँ हमारे शब्द सीमित हो जाते हैं, जहाँ हमारी भावनाएं कंठ में आके रुक जाती हैं, शब्दों का रूप नहीं ले पाती हैं, वहां पर ये चित्र बोल पड़ते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, बहुत से भाव ऐसे होते हैं, बहुत से विचार ऐसे होते हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हम उनके सामने नहीं बोल पाते हैं। लेकिन जब हाथ में कुची हो, कलम हो, तो जो हम नहीं कह पाते हैं वो भी ये चित्र बोल पड़ते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो हम नहीं कह पाते वह भी ये चित्र बोलते हैं। चित्र में देखिए कलर प्लेट है जिसमें रंग हैं कई और कुची रखी हुई है। कवि कहता है, रंग लगी तुलिकाएं कैनवास रंगती हैं। और उस समय ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई नया निर्माण कर रही हैं, कुछ नया सृजन कर रही हैं, कुछ नई रचना कर रही हैं। कवि ये मानता है कि जीवन सप्तरंगी है और ये कूची, ये ब्रश उन सप्त रंगों को, जीवन के 7 रंगों को दृश्य के रूप में खोजते हैं। जीवन के जो विभिन्न रंग हैं, इन कूची की सहायता से हम उसे दृश्य का, उसे साकार रूप दे सकते हैं। क्योंकि जब आपके हाथ में ये कूची होती है तो वो उन दृश्यों को अपने मन मस्तिष्क में अब खोजना शुरू कर देते हैं। और जिसे आप शाब्दिक रूप नहीं दे पाते उन्हें ये चित्र बोल पड़ते हैं। और मन की वो बातें जो
मित्र पूछते हैं, हम नहीं बोल पाते, उन्हें भी ये चित्र बोल देते हैं। कवि कहता है कि चित्र मेरी आंखों तक सीमित नहीं है। जो कुछ मैं देखता हूँ वो केवल मेरे आंखों तक जाकर रुक नहीं जाते हैं, बल्कि वो मेरे मन, मस्तिष्क, हृदय, अंतर मन में जाकर फिर से सजीव हो उठते हैं, जीवित हो जाते हैं। वो दृश्य सामने से निकल जाता है, लेकिन मन में जो आत्मचिंतन है, जो वैचारिक प्रवाह है, वो निरंतर चलता रहता है। बस लोगों तक वो पहुंचने का मार्ग खोजता है, और जब भी अवसर मिलता है वो चित्रित हो उठता है, वो साकार रूप ले उठता है, और वो सभी बातें हमारे मन के जो हम नहीं कह पाते हैं, वो चित्र के रूप में कैनवस पर साकार हो जाती हैं। चित्र में आप देख रहे हो कि एक मूर्तिकार छेनी और हथौड़ा लेकर पत्थर को तराश रहा है, वो उसे आकार दे रहा है। उसका आकार वही बनेगा जो आपके मन में चल रहा है, जो आपके चिंतन में है, जो विचारों में है, जो आपकी अनुभूतियों में है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि चित्रों की भाषा जिन्हें पढ़ने की आदत है, जो चित्र की भाषा को समझते हैं, वो चित्रों की शक्ति और उसकी भक्ति, उसके सामर्थ्य, उसकी क्षमताओं को भी, उसकी पवित्रता को भी समझते हैं, क्योंकि चित्र कभी झूठ नहीं बोलते। वो वही रूप लेते हैं जो विचार आपके मन में, जो चिंतन आपके मन में, जो भाव आपके मन में चल रहा होता है। कवि यही बात यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि तुलिका वही रचती है जो मन में सोचते हैं, जो आपके मन में विचारों का प्रवाह चल रहा होता है, जिन अनुभूतियों से आप गुजरते हैं और उनसे जो सीखते हैं, जो भाव आप आत्म ग्रहण करते हैं और उस पे जो चिंतन करते हैं, तुलिका वही चित्र उकेरती है। और कवि कह रहा है कि जो मैं नहीं कह पाता वो मेरे चित्र बोल पड़ते हैं। मन की हमारी बातें जो हम किसी के समक्ष नहीं बोल पाते, किसी के सामने नहीं बोल पाते, वो हमारी रचनाएं बोल पड़ती हैं। चित्रों के रंग जीवन में रंगों को भरते हैं। यहाँ कवि रंगों के महत्व को दर्शा रहा है और चित्रों के सामर्थ्य का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है वो बता रहा है। ये रंग हमारे जीवन में रंग भरते हैं, अर्थात आनंद, उत्साह, तृप्ति का भाव लाते हैं, संतुष्टि का भाव लाते हैं। आप किसी रचना के द्वारा अपने विचारों को जब साकार रूप देते हो, अपने आत्म मनन को, चिंतन को साकार रूप देते हो, तो आपको एक उत्साह की अनुभूति होती है, संतुष्टि और तृप्ति की अनुभूति होती है, और बनता वही चित्र जो आप हृदय से देखते हो। बच्चों, आंखें भी देखने का काम करती हैं और हृदय भी देखने का काम करता है। एक भिखारी को भीख मांगते देखकर एक ने कह दिया, हट्टे कट्टे तो हो, क्यों भीख मांग रहे हो। दूसरे की निगाह उसके कटे हुए हाथ और पैर पे गई और उसका हृदय द्रवित हो उठा और वो उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ा। कवि यही कहता है कि बनता वही चित्र जो हम भीतर से देखते हैं। जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। एक दृश्य था जिसमें एक पतंग उड़ रही थी। एक चित्रकार ने उस उड़ती हुई पतंग को बेहद सुंदर तरीके से दिखाया और दूसरे चित्रकार ने उस पतंग के मांजे में फंस के एक पक्षी को के मृत शरीर को लटकता हुआ दिखाया। एक ही दृश्य था, लेकिन दोनों की तुलिका ने दो अलग चित्र बनाए। अब आप समझ गए होंगे इस लाइन का अर्थ
कि बनता वही चित्र जो भीतर से देखते हैं, क्योंकि जो हम नहीं कह पाते वो चित्र बोलते हैं और मन की हमारी हर बातों को वो साकार रूप दे देते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप इसको अच्छे से समझ सको और आपकी शब्द संपदा बढ़े, इसलिए मैंने कुछ शब्दों के अर्थ और उनके लिए अनेक शब्द आपको यहाँ दिए हैं ताकि आपकी शब्द संपत्ति विस्तृत हो। पहला शब्द है चित्र, उसके लिए अन्य शब्द हैं दृश्य, तस्वीर, दशा, प्रतिमा, वर्णन, कल्पना, मनोहर वस्तु, प्रस्तुत करना और चित्रित करना। दूसरा शब्द है तुलिकाएं, उसके लिए शब्द है कुंची और ब्रश। अगला शब्द है सृजन, उसका अर्थ है निर्माण करना, रचना करना, संरचना करना। कुछ और शब्द देखते हैं। सप्तरंगी, सप्त का अर्थ होता है सात, रंगी यानी रंगों वाला, सात रंगों वाला सप्तरंगी। ताकत, बल, शक्ति, ऊर्जा। राह, उसके लिए शब्द है मार्ग, पथ, रास्ता, बाट। इबादत, पूजा, साधना, आराधना। विरुद्धार्थी शब्द देखते हैं। कहना का होगा उल्टा शब्द, उल्टे अर्थ वाला शब्द सुनना। सृजन का विनाश, मित्र का शत्रु, सीमित, असीमित, जीवित, मृत, मृत यानी मरा हुआ। अंतर्मन, हृदय, आंतरिक मन। इसका विरुद्धार्थी बाह्य मन, पढ़ना, लिखना। साकार, निराकार। मैंने समझा, इस कविता से हमने क्या समझा देखेंगे। मानव निर्मित रचनाएं अलग अलग रूप में हमें अपने आसपास विभिन्न कला के स्वरूप में दिखलाई देती हैं, जैसे चित्रकारी, पेंटिंग, वास्तु, संगीत, मूर्तिकला, काष्ठकला, लेखन। ये सभी जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण और जीवन मूल्य को दर्शाते हैं। बताओ तो सही, विविध क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी किस रंग की पोशाक अथवा गणवेश पहनते हैं? नर्स, वकील, यातायात पुलिस, दमकल कर्मचारी और डाकिया। विद्यार्थी मित्रों, पारंपरिक रूप से नर्स जो है उनका गणवेश सफेद रंग का होता है, लेकिन वर्तमान समय में बहुत से अस्पताल में उनके गणवेश का रंग बदला गया है। वो हल्के गुलाबी रंग का, हल्का हरा रंग जिसे पिस्ता रंग भी कहते हैं, और आसमानी रंग का होता है। वकील, काले रंग का उनका झब्बा होता है अथवा कोट होता है और उस पे सफेद रंग की छोटी लंबाई वाली टाई होती है, वो आकार की होती है। यातायात पुलिस, इनका गणवेश सफेद रंग का शर्ट पैंट होता है, कई जगह सफेद टोपी और कई जगह नीले रंग की टोपी होती है। दमकल कर्मचारी, जिन्हें हम फायर ब्रिगेड एम्प्लॉय भी कहते हैं, इनका गणवेश सफेद रंग अथवा नीले रंग का होता है। डाकिया, इनकी पोशाक पहले थोड़े गहरे भूरे रंग की, खाकी रंग की होती थी, लेकिन अभी 2 महीने पहले इसमें परिवर्तन किया गया है। अब ये हल्के भूरे रंग की है, हल्के खाकी रंग की है और उस पे भारतीय डाक विभाग का बिल्ला लगाया हुआ है। स्वयं अध्ययन, नीचे दिए गए शब्दों का लिप्यंतरण, अनुवाद, ट्रांसलेशन।
रोमन अथवा अंग्रेजी में करो। पहला शब्द है तुलिका, ब्रश। भोजन, डाइट। प्रातः, मॉर्निंग। चांदनी, चांद के प्रकाश को कहते हैं चांदनी। मूनलाइट, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौमुदी, कौमुदी का अर्थ भी होता है बच्चों चांदनी, इसके लिए भी शब्द है मूनलाइट। पैदल, ऑन फुट। गेंद, इससे तो आप बहुत खेलते होंगे, देखिए बॉल। अगला है वाद्य वृंद, उसके लिए है कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट। अंतिम शब्द है शान, उसके लिए है डिग्निटी, डिग्निटी। सदैव ध्यान में रखो, शब्दों की अपेक्षा चित्र गहरा असर डालते हैं। इसे समझने के लिए मैंने आपके समक्ष दो चित्र प्रस्तुत किया है। एक है जल संरक्षण पे और दूसरा कोरोना, जिसे कि अभी हम सब जिसका सामना कर रहे हैं। पहले चित्र में बताया है कि जैसे जैसे पानी सिकुड़ रहा है, पानी का क्षेत्र संकुचित हो रहा है, वैसे वैसे जो धरती है वो बंजर हो रही है और मछली जो कि सजीवता का प्रतीक है वो रो रही है और वो धीरे धीरे उसकी मृत्यु होकर समाप्त हो रही है। इस चित्र के द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है कि जल का संरक्षण कीजिए, तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। देखा आपने बच्चों, एक चित्र के माध्यम से कितना बड़ा और कितनी गहरी और कितना महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। यानी यदि हम चाहते हैं कि पृथ्वी पे सजीवता बनी रहे, उसकी उपजाऊ वृत्ति बनी रहे, जीवन संभव हमेशा रहे, तो जल का संरक्षण आवश्यक है। दूसरा चित्र है, छोटे से बच्चे ने देखिए बनाकर प्रस्तुत किया है, स्टे होम फाइट कोरोना। घर में रहिए और कोरोना से जंग कीजिए, युद्ध कीजिए। यहाँ पर आप देखिए कि पृथ्वी ने मास्क पहना है, जिसके द्वारा यह बालक यह संदेश देना चाह रहा है कि यह मास्क कोरोना से लड़ने के लिए न केवल किसी व्यक्ति के लिए, किसी समाज के लिए, किसी देश के लिए, अपितु संपूर्ण पृथ्वी के लिए अनिवार्य है। यदि कोरोना से बचना है तो मास्क अवश्य पहनिए। विद्यार्थी मित्रों, चित्र के महत्व को स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक शोध हुए हैं और उनका निष्कर्ष यह है कि शब्द की अपेक्षा चित्र अधिक प्रभावशाली होते हैं। शब्द केवल हमारे कानों को प्रभावित करता है, लेकिन चित्र जो है वो हमारे कान, आंख, मन, मस्तिष्क, भाव प्रवाह सभी को प्रभावित करता है। एक चित्र 60,000 शब्दों के बराबर होता है। जो काम आपके 60,000 शब्द करते हैं उन्हें एक चित्र कर देता है, और एक चित्र जो है वो 100 से 380 मिली सेकेंड, यानी एक सेकेंड के 100वें से लेके 380वें भाग, इतने छोटे क्षण में आपके मस्तिष्क को, आपके विचारों को प्रभावित कर देता है। इसीलिए तो हमारे देश में कहा जाता है कि जब कलम और तलवार दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो कलम का चुनाव कीजिए, क्योंकि तलवार केवल आप में डर पैदा कर सकता है।
केवल आपको शारीरिक क्षति पहुंचा सकता है, शारीरिक रूप से प्रभावित कर सकता है, किंतु चित्र आपके मन, मस्तिष्क, विचार प्रवाह, चिंतन, मनन, आपकी जीवन शैली, जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण हर एक को बदल देता है। सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के पश्चात केवल युद्ध के विनाश का दृश्य देखा था और उस एक दृश्य ने उसे एक सम्राट से बौद्ध भिक्षु बना दिया। ये क्षमता होती है किसी चित्र में हमारे मन और मस्तिष्क को, हमारे जीवन को प्रभावित करने की। और कवि ने तो कहा ही है कि जो हम शब्दों से नहीं कह पाते वो सब कुछ ये चित्र कह डालते हैं। मेरी कलम से उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, चित्र मेरे आंखों तक ही सीमित नहीं है, ऐसा क्यों कहा है? चित्र, किसी दृश्य को, किसी चित्र को आंखें देखती हैं, लेकिन वो मन, मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं और अंतर मन में जाकर जीवित हो जाती हैं। और जब वो किसी सृजन का रूप लेती हैं तो बहुतों को प्रभावित करती हैं। इसलिए कवि कहता है कि चित्र मेरे आंखों तक ही सीमित नहीं है। रंग लगी तुलिकाएं कौन सा काम करती हैं? रंग लगी तुलिकाएं कैनवस रंगती हैं, नया सृजन करती हैं और जीवन के विविध रंगों को, जीवन के घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं को चित्रित करती हैं। चित्र में कौन सी ताकत होती है? चित्र में हमारे अंतर मन को जीवित करने की ताकत होती है, हमारे विचारों को, हमारे सपनों को, हमारे भावों को चित्रित करने की, उसे दृश्य रूप देने की ताकत होती है। चित्रों के रंग किन्हें साकार करते हैं? चित्रों के रंग हमारे सपनों को साकार करते हैं और हमारे भीतर जो कुछ भाव चल रहा होता है उसे दृश्य रूप देकर उन्हें साकार करते हैं। भाषा की ओर में हम देखेंगे कृदंत और तद्धित, उसके लिए निर्देश है। देखिए, नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ो और मोटे टाइप वाले शब्दों की तरफ ध्यान दो। वाक्य पढ़ते हैं। सबसे पहले कृदंत भाग देखते हैं। अनय उत्तम तैराक है। इसमें हाइलाइटेड शब्द गहरे रंग वाला शब्द जो है वो है तैराक। मेहल हंसौड़ लड़की है। गहरे रंग वाला शब्द है हंसौड़। वृक्ष की कटाई पर रोक लगाई है। यहाँ पर कटाई शब्द को चिन्हित किया गया है। इस गांव के लोग झगड़ालू नहीं हैं। शब्द जिस पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है झगड़ालू। तैराक, हंसोड़, कटाई, झगड़ालू, इन शब्दों में मूल शब्द तैरना, हंसना, काटना, झगड़ना, ये क्रियाएं हैं। मोटे टाइप वाले शब्द क्रिया में प्रत्यय लगाने पर बने हैं, अतः ये कृदंत हैं। यहाँ समझ लीजिए विद्यार्थी मित्रों, क्रिया किसे कहते हैं? वो शब्द जिनसे कार्य करने अथवा होने का
बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। आप प्रत्यय पढ़ चुके हो, किसी मूल शब्द के पीछे जब कोई शब्दांश लगता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं, और वो शब्दांश लग के नए शब्द का निर्माण करता है, सार्थक शब्द का निर्माण करता है, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। क्रिया और प्रत्यय अब आप दोनों समझ गए। अब देखिए, किसी क्रिया शब्द में जब प्रत्यय भी जुड़ता है तो उसे कृदंत कहते हैं। अगला है तद्धित। उदाहरण देखते हैं, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखें। मोटे और गहरे रंग वाला शब्द है राष्ट्रीय। दूसरा वाक्य, देशवासियों में अपनत्व का भाव है। अपनत्व। भारत के प्राकृतिक दृश्य अवर्णनीय है। प्राकृतिक। हिमालय की ऊंचाई देखते ही बनती है। ऊंचाई। ये 4 शब्द ध्यान रखिए, राष्ट्रीय, अपनत्व, प्राकृतिक और ऊंचाई। इन शब्दों में मूल शब्द राष्ट्र, अपना, प्रकृति, ऊंचा है। इनमें राष्ट्र शब्द संज्ञा, अपना सर्वनाम, प्रकृति संज्ञा और ऊंचा विशेषण है। ये शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगाने पर बने हैं, अतः ये तद्धित है। जब क्रिया के पीछे प्रत्यय लगता है तो वो कृदंत है, और जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे प्रत्यय लगता है तो उसे तद्धित कहते हैं। जैसे राष्ट्र से शब्द बना राष्ट्रीय, अपना से बना अपनत्व, प्रकृति से बना प्राकृतिक और ऊंचा से बना ऊंचाई। कुछ और कृति करके इसे समझते हैं। इसे मैं आपको एक फॉर्मूला के रूप में समझाती हूँ तो आप कभी नहीं भूलोगे। जब क्रिया शब्द में प्रत्यय जुड़ता है और उसके फलस्वरूप नया सार्थक शब्द बनता है तो उसे कृदंत कहते हैं। अगर आपने ये 3 शब्द याद रखा और इसी रूप में याद रखे तो आप इसे तुरंत समझ भी जाओगे और लंबे समय तक आपको हमेशा याद भी रहेगा। उदाहरण देखते हैं, लिख। ये क्रिया शब्द है, मूल क्रिया शब्द है। इसमें जब ना प्रत्यय जुड़ जाता है तो नया शब्द बनता है लिखना। क्रिया के बाद लगा है प्रत्यय और सार्थक शब्द बना है, इसलिए लिखना शब्द कृदंत है। दूसरा देखिए, तैर। तैर मूल शब्द है या धातु है, और इसमें जब ना प्रत्यय लग जाता है तो वो तैरना क्रिया हो जाती है, और जब तैर में आक प्रत्यय जुड़ जाता है तो नया शब्द बनता है तैराक, जो कि कृदंत है। अब हम देखते हैं तद्धित के उदाहरण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इनमें जब प्रत्यय जुड़ता है तो नया शब्द जो बनता है उसे कहते हैं तद्धित। उदाहरण देखते हैं, मुख। मुख का अर्थ होता है चेहरा। संज्ञा शब्द है। जब इसमें ड़ा शब्द जुड़ जाता है तो नया शब्द बनता है मुखड़ा। चूंकि ये संज्ञा शब्द के बाद प्रत्यय के जुड़ने से बना है, इसलिए मुखड़ा शब्द तद्धित है। तुम सर्वनाम है। इसमें जब सा प्रत्यय जुड़ जाता है, सा का अर्थ होता है जैसा, तो नया शब्द बनता है तुमसा, और ये सर्वनाम शब्द मूल धातु सर्वनाम धातु से जुड़कर बना है तुमसा, इसलिए ये तद्धित है। अगला शब्द लेते हैं, गुलाब। गुलाब संज्ञा शब्द है। जब इसमें ई प्रत्यय जुड़ जाता है तो गुलाबी भाववाचक संज्ञा बन जाता है गुलाबी।
विशेषण बन जाता है और ये शब्द तद्धित शब्द होगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं। निम्न गद्यांश को पढ़कर तद्धित तथा कृदंत पर प्रत्यय छांटो तथा उसका विग्रह करके तालिका में लिखो। मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करने की क्रिया को विग्रह करना कहते हैं। विग्रह करना, अलग करना। एक लकड़हारा था, वह एक दिन लकड़ियां बेचने हाट की ओर जंगल के रास्ते निकला। रास्ता पथरीला, कटीला, टेढ़ा मेढ़ा और डरावना था। वह दोपहर में थकान के कारण सो गया। कुछ समय के बाद आगे बढ़ा। वह जब जंगल से गुजर रहा था तो कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया और धमकी दी। वह बोला, मैं कोई धनवान नहीं हूँ, अपनी कमाई से पेट पालता हूँ। यह सुनकर डाकू वहां से चल पड़े। सारिणी देखते हैं। इसमें दो भाग है, शब्द और कृदंत, और कृदंत में दो भाग हैं, मूल शब्द और प्रत्यय। पहला शब्द है थकान। इसमें मूल शब्द है थकना, प्रत्यय है आन, और थकना और आन के जुड़ने से नया शब्द बना है थकान। बेचने, मूल शब्द है बेचना, प्रत्यय है ए और कृदंत शब्द है बेचने। निकला, मूल शब्द है निकल, जिससे ना लगने से क्रिया शब्द बनता है निकलना। इसमें हमने आ जोड़ दिया तो कृदंत शब्द बना निकला। धमकी, मूल शब्द है धमक, ई प्रत्यय जुड़ गया, नया शब्द बना धमकी जो कि कृदंत है। सुनकर, क्रिया शब्द है सुन, कर प्रत्यय जुड़ा, कृदंत शब्द बना सुनकर। कमाई, मूल शब्द है कमाना, प्रत्यय है आई, नया शब्द बना कृदंत का कमाई। तद्धित के उदाहरण देखते हैं। यहाँ भी दो भाग हैं, शब्द और तद्धित, और तद्धित के दो भाग हैं, मूल शब्द और प्रत्यय। लकड़हारा, मूल शब्द है लकड़ी, प्रत्यय है हारा और नया शब्द बना लकड़हारा। चूंकि लकड़ी संज्ञा शब्द है, इसलिए प्रत्यय लगने से जो नया शब्द बना है वो तद्धित होगा। लकड़ियां, फिर से यहाँ मूल शब्द है लकड़ी, प्रत्यय है या, लकड़ी संज्ञा शब्द है अथवा इसका उपयोग विशेषण के रूप में भी होता है, इसलिए जो नया शब्द लकड़ियां बना वो तद्धित होगा। पथरीला, मूल शब्द पत्थर, प्रत्यय ईला, कटीला, मूल शब्द कांटा और ईला प्रत्यय है, नया तद्धित शब्द है कटीला। डरावना, मूल शब्द है डर, आवना प्रत्यय है, नया शब्द तद्धित का बना है डरावना। डाकुओं, संज्ञा शब्द, मूल शब्द है डाकू, प्रत्यय है ओ और नया शब्द है डाकुओं। धनवान, मूल शब्द है धन, प्रत्यय है वान, नया शब्द बना धनवान जो कि विशेषण है और इसलिए ये तद्धित शब्द होगा। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंश आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। जब भी आपको कुछ परेशानी हो, इस वीडियो को आप दोबारा ओपन करके पढ़ सकते हैं। मैं नई नई विषय वस्तु और आपके पाठ्यांश लेकर फिर उपस्थित होंगी आपके बीच। नए वीडियोस की आपको सूचना मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।